हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम ट्रायंगल त्रिभुज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा को जानेंगे। आखिर त्रिभुज में किस किस प्रकार से सवाल पूछ रहा है, उन सभी सवालों को लेकर मैं आया हूं। और साथ में जो इम्पोर्टेंट जो नए सवाल की संभावना हो सकते हैं, जिस प्रकार के संभावना बनेगा कि किस प्रकार के सवाल आने चाहिए, हम उसी प्रकार के न्यू वर्जन के सवाल देखने वाले हैं। क्लियर है? तो ये वो सवाल है जो अभी 2025 में व्यापम द्वारा पूछे गए हैं। इसका मतलब पटवारी के एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेगा, है ना। तो आप बिल्कुल इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है कि हमको पहले जैसा सवाल देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं भाई। पैटर्न अब बदल चुका है। अब सवाल भी आपको इसी रूप में मिलेगा, कथन कारण के रूप में मिलेगा, या हो सकता है आपको कथनों के रूप में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो पहले से सतर्क रहे। और इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप पहले जो मैं इसका जो बेसिक क्लास पढ़ाया हूं ट्रायंगल का, उसको देखें, है ना। वहां पर आपको बहुत सारे डेटाओं के बारे में जानने को मिलेगा, है ना। तो आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर दोस्तों? और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनना था। भाई कथन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। मेरा पहला कथन यह है, किसी त्रिभुज में न्यूनतम दो न्यून कोण हो सकते हैं बोला गया है। ठीक है। आपके पास जब भी आप एक ट्रायंगल देखते हो, ट्रायंगल जब भी आप देखे होंगे, चाहे ट्रायंगल कोई भी हो, है ना, चाहे वो विषम बाहु वाला त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, या आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज हो, एक चीज तो हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में न्यूनतम दो कोण होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि मैं जब भी एक ट्रायंगल का निर्माण करूंगा, ध्यान देना, यदि मैं एक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल बना देता हूं, अधिक कोण बना देता हूं, ये वाले कोण मान लो कि 90 डिग्री से अधिक बन जाए, तो शेष दो कोणों को आपको 90 डिग्री से कम करना पड़ेगा। क्यों ऐसा है भाई? मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ध्यान से देखो, हम ये कह सकते हैं 90 डिग्री से कम होने वाले जितने भी कोण होते हैं, इन कोणों को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मैं कहूंगा इसको हम न्यून कोण के नाम से जानते हैं। ध्यान समझना, किस नाम से जानेंगे हम इसको? न्यून कोण कहेंगे, है ना भाई। 90 डिग्री से जितने भी कोण बनेंगे उसको किस नाम से जाना जाता है? न्यून कोण के नाम से जाना जाता है। अब आपके पास कथन क्या है? कथन ये बोला गया है कि न्यूनतम दो कोण हो सकते, इससे और कम नहीं हो सकते बोला गया है। किसी त्रिभुज में न्यूनतम दो न्यून कोण हो सकते हैं। क्लियर है? उससे आप कम नहीं देख पाओगे, मिनिमम आपको दो ही देखने को मिलेगा, उससे आप कम कर ही नहीं सकते। कारण क्या है भाई? मैं ये कह सकता हूं कि हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, तीनों यदि मैं कोणों की बात करूं, तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आप कहोगे 180 डिग्री होता है। अब मान लो एक कोण अधिक कोण होगा। अधिक कोण मतलब क्या होगा भाई? तो आप कहोगे अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से क्या होगा? थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अब यदि मान लो एक कोण आपके पास 90 डिग्री से अधिक हो गया और आपको तीनों कोणों का योग 180 भी बनाना है, इसका मतलब शेष दो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से कम होगा। अब 90 डिग्री से कम होगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि शेष जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे ही। क्लियर है? तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि मेरा कथन क्या है? करेक्ट है। अब क्या कारण उस कथन की सही पुष्टि करता है? तो हम कहेंगे भाई त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसी चीज को यहां पर बता रहा हूं, यदि 180 डिग्री है और एक कोण अधिक है, तो सिंपल सी बात है कि जो दो शेष कोण बनेगा आपके पास वो न्यून कोण होगा। तो मैं कह सकता हूं कि कारण भी इसका एकदम करेक्ट है। और मैं 100% ये कह सकता हूं दोस्तों कि कथन की सही रूप से व्याख्या करने का काम भी कारण कर रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा कथन और कारण दोनों सही है, और कथन की सही व्याख्या भी कारण कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, तो इन सवालों को छोड़ना नहीं है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हो, पहले जब एग्जाम होता था 2024 में, 24 से पहले, तो हम देखें कि वहां पर आपके पास कट ऑफ 70% का हुआ करता था, लेकिन अभी 80-85 लाने पर भी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जा रहा है। तो आपके लिए एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के हर एक सवाल को बनाना है और सही तरीके से पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। मेरी बातों को आप गौर समझना, ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? क्या बोला गया? ध्यान समझने इस सवाल को कि भाई एक परिगत वृत्त की रचना के लिए निम्नलिखित पदों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए बोला गया है। अब ये परिगत क्या होता है भाई? आपको पता है? परिगत कहने का मतलब है कि मान लो कोई एक ट्रायंगल बना दूं और इस ट्रायंगल के बाहर, है ना, यहां पर दिया गया है
अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक अ है ना, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोला गया है ना। मतलब परिगत मतलब क्या होता है, एक अंतःवृत्त होता है और एक होता है परिगत। परिगत मतलब होता है ट्राइंगल के बाहर, है ना। ट्राइंगल के बाहर मान लो हम क्या बना दे, एक सर्कल बना देंगे, तो इसको हम परिगत वृत्त के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे, जो क्या है, ट्राइंगल के बाहर है। क्लियर है भाई। तो अब हम मान लो इसके निर्माण करना है, तो इसके निर्माण के लिए हम क्या क्या स्टेप अपनाएंगे, ये आपको पूरा चरण को, चरण दर चरण स्टेप वाइज आपको क्या करना था, अरेंज करना था। अब बताओ भाई क्या करोगे इस सवाल में। आपके पास 5 यहाँ पर कथन दे रखा है। पहला है एक रेखाखंड खींचा, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचा, रेखाखंड पर त्रिभुज की रचना की, केंद्र से त्रिभुज के बाहर शीर्षों से होकर जाता है हुआ एक परिगत वृत्त बनाया, फिर दोनों लंब समद्विभाजकों के कटाव बिंदु को वृत्त का केंद्र मान लीजिए। ये आपके पास है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा जैसा बोला गया है मैं वही वही करने वाला हूं, ध्यान समझना। इतना तो समझ गए कि परिगत मतलब होता है कोई भी त्रिभुज के बाहर बनने वाले, उनके शीर्षों को स्पर्श करते हुए यदि कोई सर्कल बना दिया जाए, उसे परिगत वृत्त के नाम से जाना जाता है। आया भाई समझ में। ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले भाई मुझे ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद ही मैं क्या करूंगा भाई, उसके बाहर में एक सर्कल बनाऊंगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे छोटा स्टेप होता है मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक रेखा खींचूंगा। तो मैं कह सकता हूं एक रेखा खंड खींचा गया, ये मेरे लिए पहले होना चाहिए के। क्लियर है। फिर मैं क्या करूंगा, रेखाखंड पर त्रिभुज की रचना कर दूंगा। अब कोई सभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, त्रिभुज का निर्माण कर लूंगा। चलो मैंने एक त्रिभुज बना लिया इस प्रकार से। क्लियर है। एक रेखाखंड था, मान लेते हैं ए बी, और सी के साथ मिलाकर मैंने क्या कर दिया, एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि एम मेरा यहाँ पर क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे भाई, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचा जाएगा, कि दोनों लंब समद्विभाजकों के कटाव बिंदु को वृत्त का केंद्र मान लिया जाएगा। क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज के भुजाओं से मैं लंब खींचना चाहूंगा। कैसे लंब, इस प्रकार से एक लंब और इस प्रकार से दूसरा लंब। अब जिस बिंदु पर ये कटा, तो आप कहोगे कि ये जिस बिंदु पर कटेगा ये वाला बिंदु होगा, मेरे मान लेता हूं भाई मैंने ओ, ये दोनों का क्या है, सेंटर। ये लंब मैंने क्या कर दिया, खींच दिया। तो मैं कह सकता हूं कि एल वाला जो होगा ये मेरे पास तीसरा स्टेप होना चाहिए। आगे भी समझ में। फिर क्या हो बोला गया कि दोनों लंब समद्विभाजकों के कटाव बिंदु को वृत्त का क्या मान लूंगा, केंद्र। अब जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट किया इसको केंद्र मानकर इसके चारों तरफ हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से सर्कल चला देंगे। तो हमारे पास ये चौथा स्टेप होना चाहिए। और केंद्र से त्रिभुज के बाहर शीर्षों से होकर जाता हुआ एक परिगत वृत्त बना दिया जाएगा। तो ये मेरे पास 5वां स्टेप होना चाहिए। बन गया भाई, आ गया समझ में, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले होना चाहिए के के बाद आना चाहिए एम। तो सबसे पहले के के बाद एम, के बाद एम, के बाद एम, तीनों ऑप्शन में यहाँ पर है। ठीक है। एक वाला ऑप्शन जो होगा हमारे पास गलत हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे देखेंगे, उसके बाद एल आना चाहिए भाई। तो के एम एल ये भी हो सकता है, के एम एल ये भी हो सकता है, के एम ओ ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास ओ आना चाहिए। तो ओ अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, के एम एल एन ये गलत हो जाएगा, के एम एल एन ओ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और सिलेक्शन लेकर ही छोड़ना है। जिद तो होनी चाहिए यार, है ना। जब तक जिद नहीं होगा हम कोई भी काम को सही से अंजाम नहीं दे पाएंगे, है ना। खासकर एजुकेशन फील्ड में तो जिद होना ही चाहिए। और कोई भी फील्ड में यदि अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो जिद होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। वो भी आपके लगभग लगभग मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था कोई, उसमें पूछा गया सवाल था। बहुत ही गजब का सवाल है, ध्यान समझना। क्या बोला गया है, ट्राइंगल एबीसी को बनाने के लिए दिया गया है, आपके पास ये डाटा दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है। मैंने कहा ए का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर बोल दिया गया है कि बी का मान कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर। और फिर एक दे दिया गया है कि साइन ए का मान दे दिया है। ठीक है। साइन ए का मान दे दिया है 3/4 दे रखा है। और त्रिभुज बनने की स्थिति कौन सी हो सकती है, कौन सी पॉसिबल हो सकती है। क्या आप एक त्रिभुज बनाओगे, क्या आप 2 त्रिभुज बनाओगे, क्या आप बहुत सारे त्रिभुज बनाओगे, या कोई भी आप त्रिभुज नहीं बना पाओगे। इन सब के ऊपर हमको टिप्पणी रखना है। क्या एक्चुअल में हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसको हमको क्या करना है, बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कभी ये मत सोचना कि मेरे एग्जाम में सरल क्वेश्चन आएंगे। आपको हर एक सवाल के लिए
तैयार रहना, इतना तो ध्यान देना है भाई, ठीक है। तो मैंने एक चीज यहाँ पर नोट किया कि यदि यहाँ पर साइन दिया है, कोई भी एक ट्राइंगल बनाते हैं तो हमारे पास जो ट्राइंगल होता है इसमें आपके पास बहुत सारे रूल्स लगता है ना। तो मैंने साइन वाले रूल्स लगा दिया। साइन के नियम के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, साइन नियम के अनुसार यदि मैं ध्यान से देखूं तो आप एक चीज मानोगे, यहाँ पर साइन नियम का थ्योरम क्या होता है, तो ये होता है ए साइन ए, ठीक है, बराबर होता है हमारे पास बी साइन बी, यही होता है भाई, बराबर हमारे पास सी साइन क्या होता है, मैंने कहा सी, यही है भाई। अब ए का मान कितना दिया गया है, तो आप कहोगे 5 दिया गया है ए का मान, हमको केवल 2 को ध्यान में देना है, तीनों को रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं केवल 2 को रखूंगा। ए का मान 5, साइन ए का मान कितना होगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 3/4 बराबर, यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, 7 दिया, तो 7, और मुझे साइन बी का मान क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। अब मैं त्रियक गुणा कर देता हूँ भाई। त्रियक गुणा करने पर आप देख पाओगे कि साइन का गुणा 5 के साथ करेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं ना भाई, 5 गुणा कितना हो जाएगा, आप कहोगे साइन बी, बराबर यहाँ पर 7 का गुणा 3 गुणा 4 के साथ करेंगे तो ये गुणा में चले जाएगा, यही करते हैं ना, या तो हम इसको पलट देते हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट 5 चौके 20 लिख देता हूँ, 4 का गुणा 5 के साथ हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 4 पंचे 20। क्लियर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, कमेंट करने आ रहा है ना। और 3 का गुणा 7 के साथ हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 21। अब 20 का पक्षांतर करेंगे तो साइन बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 21/20 हो जाएगा। आप एक चीज नोट करोगे, यदि 21 को 20 से भाग दिया जाएगा तो 1.0 कुछ पॉइंट में आएगा भाई। अब हमको इतना पता है कि साइन की यदि वैल्यू देखा जाए, कोई भी साइन डेटा की बात करूं, चाहे आप साइन 0 से लेकर 0 से 90 तक, है ना, साइन 90 तक की यदि हम बात करें, तो आप एक चीज तो मानते हो कि साइन 0 से लेकर साइन 90 तक इसकी वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होता है, 1 से, लेकिन ये डेटा क्या है, 1 से अधिक है। भाई 1 से अधिक कैसे पॉसिबल हो सकता है, 1 से पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं इस आकृति या इस विमा के आधार पर मैं यहाँ पर कोई भी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता। मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। कोई नहीं बताएगा ऐसे डाटा आपको, है ना, लोग सरल सरल बताते हैं, मजा आना चाहिए। अब क्या है का मजा आना चाहिए, है ना, एग्जाम में मजा थोड़ी पूछता है आपसे कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जाम में तो सवाल बनने चाहिए आपसे, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था और मानता हूं कि ये सवाल रेयर लोग नहीं बनाए होंगे, ठीक है, गजब का सवाल है, गजब का। मैं कुछ पैटर्न भी बताऊंगा ताकि आप आसानी से उन पैटर्नों के आधार पर इनको आप पकड़ पाओ। क्लियर दोस्तों, ध्यान समझना क्या दिया गया है, ये दिख रहा है ना सबको, कमेंट करने आ रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ध्यान समझना। 2 समद्विबाहु त्रिभुजों के कोण बराबर है बोला गया है। यदि कोण बराबर है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 16:25 के अनुपात में है, तो उनके समरूपों ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करने के निम्नलिखित क्रम को चुनिए। अब आपको यहाँ पर उन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर के क्षेत्रफल दे रखा है कौन कौन से, 16:25 के अनुपात में है। और हमको क्या पूछा गया, हाइट का अनुपात पूछ दिया है। अब हाइट का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्रम से क्या करना है, अरेंज करना है। तो क्रम से कैसे अरेंज करोगे भाई, तो मैंने एक चीज कहा, सबसे पहले यहाँ पर के में देखे, यहाँ पर डायरेक्ट अनुपात निकाल कर दे दिया, तो मैं ये चीज तो समझ गया कि मुझे अनुपात चाहिए था किसका, हाइट का, और डायरेक्ट हाइट का अनुपात दे रखा है। मैं आपको पहले भी बताया था, सिमिलरिटी के नियम के अनुसार हम एक चीज देखते हैं, यदि मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो सिमिलरिटी में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है भाई। तो मैंने कहा आपके पास जैसे ट्राइंगल एबीसी का एरिया और ट्राइंगल पीक्यूआर का जो एरिया होगा, है ना, ये किसका एरिया की बात करूँ, ये किस किस का होगा, तो हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा, हाइट 1 हाइट 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, भुजा के वर्ग के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, भुजा के वर्ग के बराबर होता है, साथ में एंगल बाई सेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, साथ में एंड रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, और बहुत सारी चीजों के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यदि मैं ये कहूंगी तो ये कह सकता हूं कि भाई के जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट अनुपात निकल गया और मुझे अनुपात का मान पूछा था, मतलब के लास्ट में आना चाहिए। अब ध्यान से देखो के लास्ट में कहाँ है, तो मैं बाकी को हल भी नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, के दिखाई दे रहा है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इसको बता देता हूं कि सबसे पहले क्या लेंगे हम यहाँ पर, यदि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर समान कोण वाले 2 समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पीक्यूआर के।
या कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण एम इक्वल कोण एन प्रत्येक 90 डिग्री के है, अतः ट्राइंगल एबीएम और ट्राइंगल पीक्यूएन आपस में कौन कौन समरूपता हो जाएंगे बोला गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एन को, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। हमने एक चीज देख ली कि ऊंचाई भी जो होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये हमारे पास पहला होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद हम लगाएंगे कि भाई ट्राइंगल के यदि मान लो ये दोनों समरूप है तो इनके भुजा भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो भुजा आपस में समरूप हो जाएंगे तो एल वाला कथन उसी चीज के बारे में बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है और आपस में क्या है, ये समरूप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लास्ट वाला लगाएंगे कि फार्मूला क्या है, क्योंकि यदि समरूप है तो समरूपता के लिए वाला फार्मूला जो यहाँ पर मैंने लिख कर बताया उसको हम लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एम वाल लिखेंगे। हमारे पास चौथा कड़ी होगा कि यदि कोण कोण यदि समरूप है तो ये कोण कोण के रूप में समरूपता हो जाएंगे और डायरेक्ट लास्ट में के वाला क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। इस आधार पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ये है ना, ये मान लो कि ये सवाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, ये एग्जाम में फंसेगा भाई, है ना, ये एग्जाम में फंसेगा मान लो। अब ध्यान से देखना, मिलान करके आपको बताना था, ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। अब ये दिया गया विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु और समकोण, और इधर उनके क्षेत्रफलों का है ना, क्षेत्रफलों को दे रखा है। अब हमको पता है विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, जिसके तीनों भुजा अलग अलग माप के होते हैं, तीनों कोण अलग अलग माप के होते हैं, उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे रैंडमली मैंने कोई भी एक त्रिभुज बना दिया, ये ए माप का है, ये बी माप का है, सी माप का है, तो इस त्रिभुज को मैं क्या कहूंगा भाई, विषम बाहु त्रिभुज कहूंगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर ए भुजा बराबर नहीं है बी भुजा के और बी भुजा बराबर नहीं है सी भुजा के, तो कोण भी अलग अलग होंगे। आप कहोगे कि ए है ना, बी और ये सी है, तो कोण ए इक्वल नॉट कोण बी इक्वल नॉट कोण सी। भाई तीनों कोण बराबर नहीं है और साथ में तीनों भुजा बराबर नहीं है, तो विषम बाहु के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमेशा हम हेरोन का फार्मूला लगाते हैं। और हेरोन का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर अपान माइनस ए, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस बी और सेमी पेरीमीटर माइनस सी होता है। तो आपके पास के का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दूसरा होगा भाई। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके सभी के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो जाए उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब ये वाली भुजा ए माप का, ये वाली भुजा ए माप का और ये वाली भुजा ए माप का, और सभी भुजा आपस में बराबर है, तो सभी कोण हमेशा याद रखना 60-60 डिग्री के भी होता है। कितने कितने डिग्री का, 60-60। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए तीसरा वाला, अंडर रूट 3/4 ए का स्क्वायर होता है। ए यहाँ पर भुजा को प्रदर्शित करता है। क्लियर है भाई। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसके दो भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, ए माप का ए माप के मानते भी। अब दो संगत भुजा बराबर है तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। क्लियर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, तो मैं कहूंगा चौथा वाला होगा। ये हमारे पास इसका क्या होगा, है ना, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बच गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के आपके पास क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। क्लियर है। अब हम डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले के का होना चाहिए आपके पास दूसरा, के का यहाँ पर तीसरा है, गलत हो जाएगा। के का पहला है, गलत हो जाएगा। के का चौथा है, गलत हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल देखिएगा जी। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान करके बताना है। आपको कथन दिया गया है और हो सकता है यहाँ पर कथन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उनके महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं उनको दर्शा दिया गया है। पहला बोला गया कि विषम बाहु त्रिभुज कोण युग गुण का भी अनुसरण करता है। अब ये कोण योग गुण क्या होता है भाई, तो कोण योग गुण कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, यदि मैं मान लो कोई विषम बाहु त्रिभुज क्यों ना ले लूं जिसके तीनों भुजा अलग अलग माप के हैं, तो कोण योग गुण कहने का मतलब है कि इनके तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, अल्फा बीटा और ये गामा।
तो इनके तीनों आंतरिक कोणों का योग यदि मान लो 180 डिग्री होता है तो ये कोण युग गुण को पालन करते हैं। क्लियर? तो हमको पता है कोई भी ट्रायंगल क्यों ना हो उसके आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे विषम बाहु क्यों ना हो। तो ये हमारे पास क्या करेगा, कोण युग गुण का क्या करेगा, अनुसरण करेगा, तभी ना होगा भाई 180 डिग्री। फिर हम बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। बिल्कुल भाई, हेरोन का फार्मूला क्या होता है एरिया के लिए, तो हम कहेंगे एस अंडर रूट में, है ना, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सी होता है। यहाँ पर एस क्या होता है तो आप कहोगे अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप एस बराबर क्या है, कैसे निकालेंगे, तो तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अर्ध परिमाप मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं एल वाला कथन भी मेरा क्या है, करेक्ट है। विषम बाहु त्रिभुज न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण तीनों रूप में पाया जाता है, तो ये बात एकदम सत्य है ना। यदि मैं कहूं कि त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसके तीनों कोण अलग अलग हो, तो मैंने कहा एक मान लो एक ट्राइंगल बना दिया जाए, ट्राइंगल, अब भाई जिसके मान लो तीन कोण आपके है ना 90 डिग्री से कम है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लग तो रहा है समकोण जैसा, लेकिन मैंने कहा कि मान लो तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, चाहे मैं थीटा की बात करूं, अल्फा की बात करूं या बीटा की, मैं लिख दे यहाँ पर थीटा है ना हो या अल्फा हो या बीटा, ये लेस देन है आपके पास किससे, 90 डिग्री से, है ना, 90 डिग्री से क्या है, लेस देन है, तो ये भाई आपके पास न्यून कोण का काम करेगा। क्लियर है? समकोण मतलब समकोण में भी कई बार आप देखोगे जिसके तीनों भुजा अलग अलग माप के होते हैं, है ना, जैसे हो सकते हैं 3, 4 और 5 इस माप के हो, वो भी आपके पास समकोण, और कई ऐसे होते हैं जो अधिक कोण भी होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एम वाला जो कथन होगा ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा गया हेरोन का फार्मूला, लेकिन क्या सही है, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट आपके पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सामने में भी एस रहता है, यहाँ पर एस नहीं दिया गया है, इस कारण से एन वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा होगा, तो मैं कहूंगा भाई ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल मिलेगा और इन सवालों को बहुत बेदर्दी से आपको क्या करना है, हल करना है। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन त्रिभुज के संदर्भ में सही है, नीचे दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान करें बोला गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मिक भुजा बड़ी होती है, ये हमारे पास पहला कथन है। डायरेक्ट प्रमेय उठा रहा लग रहा है, समझना मेरी बात को। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा, मान लो मैंने कहा एक कोण मैं बड़ा सा बना रहा हूं, ये कोण थोड़ा बड़ा है बाकी अन्य दोनों कोणों से, आप देख पा रहे हैं इन दोनों कोणों से, यदि मैं इन दोनों कोणों की बात करूं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इन दोनों कोणों की अपेक्षा ये वाला कोण क्या है, बड़ा है ना भी, बड़ा है भाई। मान लो ये मान लेते हैं 60 डिग्री का कोण है, ये मेरे पास कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री का कोण है, तो आप कहोगे 60 और 20 हो गया 80, तो ये 100 डिग्री का कोण होगा भाई। तो 100 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या इन दोनों भुजाओं से लंबी है, तो आप कहोगे बिल्कुल भाई, यदि ये 2 का है, ये आपके पास 4 का है, तो लग रहा है ये 6 का तो जरूर होगा, लग रहा है ना भाई। मतलब मैं कह सकता हूं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो मेरा ये वाला जो कथन है, के कथन, एकदम क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा, इसमें कोई तो मतलब नहीं। ठीक है, फिर हम दूसरा नियम देखते हैं इसका। दूसरा कथन क्या बोला है, एक त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। मैं इसी चीज को बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, एक जब मैं कोई भी ट्रायंगल इस प्रकार से लिख दूं कि भाई ट्रायंगल ए बी और सी, हमेशा याद रखना ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी होता है। क्लियर है? अब मैं ये कहूंगा कि किन्हीं भी दो भुजाओं को, मान लो ए और बी, ए प्लस बी भुजा का योग हमेशा अधिक होगा तीसरी भुजा सी से, उसी प्रकार बी भुजा और सी भुजा का योग हमेशा अधिक होगा इस ए भुजा से, उसी प्रकार सी भुजा और ए भुजा का योग हमेशा अधिक होगा बी भुजा से। होगा कि नहीं होगा, मानते हो भाई? यदि मैं दो भुजाओं को जोड़ दूं और बोलूं कि तीसरी भुजा से बड़ा है, तो कैसे बड़ा नहीं होगा, होगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एल वाला कथन भी मेरा क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट होगा। आगे समझ में, आगे देखते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई के जरिए हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके पास त्रिभुज मूल रूप से 3 बनेंगे, एक तो होगा आपके पास विषम बाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लगता है आपको कि भाई केवल मैं इसी फार्मूला के जरिए इन तीनों का आपका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो? जैसे मैंने कहा, सबसे पहले यदि मैं विषम बाहु त्रिभुज का निर्माण करूं इस प्रकार से, भाई ये विषम बाहु त्रिभुज है जिसका आधार मैंने कहा ए बी और सी,
ए के सामने वाली भुजा ए। अब भाई यहाँ पर फार्मूला देने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर ऊंचाई होगा, है ना, ऊंचाई होगा तो मतलब यहाँ पर हाइट डालना पड़ेगा। और जहां पर आपको हाइट मिल गया मतलब ये वाला नियम लागू होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 बेस इनटू क्या हो जाएगा, हाइट होगा। इसका मतलब ये कोई भी आपके पास फार्मूला क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि ऊंचाई होना चाहिए। यदि ऊंचाई है इसका मतलब ये वाला फार्मूला फिट होगा, तो मेरा करेक्ट जो होगा ये वाला कथन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि हाइट और आधार है तो मैं 100% कह सकता हूं दुनिया के चाहे कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो उसका मैं क्षेत्रफल इस नियम द्वारा ज्ञात कर सकता हूं। मतलब ये कथन सही है। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। ये बोला गया है यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं असमान हैं, अलग अलग हैं, तो बड़ी भुजा के, अब कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना। यदि मैंने कहा कि यदि दो भुजा अलग अलग माप के हैं, ये मान लेते हैं कि दो भुजा अलग अलग माप के हैं, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है भाई। मैंने कहा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इन तीनों भुजाओं में कौन सी भुजा सबसे बड़ा है, तो आप कहोगे सातवां भुजा जो 7 है, 7 सेंटीमीटर की, ये सबसे बड़ा है। क्या 7 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण, ये वाला कोण इन दोनों कोणों से बड़ा लग रहा है? आप कहोगे लग रहा है भाई। इसका मतलब इन वाला कथन भी होगा मेरा करेक्ट। तो मतलब मैं 100% कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा, इन चारों कथनों में चारों के चारों कथन क्या हो जाएगा, मेरा एकदम राइट हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट देखो, मजा नहीं आएगा तुम बताना मुझे, ठीक है। आगे देखते हैं। आज का हमारा ये लास्ट सवाल है संभवतः। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है, ठीक है भाई। बोला गया किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार उसके संगत ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है, बोला गया, ठीक है। कोई भी आपके पास किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और उसकी संगत ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। कहने का मतलब है कि मान लो मैं एक ट्रायंगल निर्माण कर दूं इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका संगत आधार हो जाएगा ये वाला आधार और संगत ऊंचाई मतलब उसी के बेस पर खींचा गया एक हाइट ये वाला हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं अभी आपको बताया कि जैसे आपके पास हाइट और आधार दिखेगा तो मैं कह सकता हूं कि भाई आधार और ऊंचाई के यदि मैं आपस में गुणा करके उसको आधा कर दूं, क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा भाई, है ना। क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल। यही तो बोल रहा है वो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत ऊंचाई के गुणनफल का क्या होता है, आधा। यदि मैं आधा को थोड़ा दूर में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 बेस इंटू क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे हाइट लिख सकता हूँ, आप कहोगे भाई लिख सकते हो। इसका मतलब ये फार्मूला हम अब भी देखे हैं, पिछले में देखे थे कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। ये तो बोल रहा है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये अभिकथन जो होगा एकदम करेक्ट होगा। यदि किसी त्रिभुज का ऊंचाई और आधार दिया हो तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई है। मतलब मेरा कारण भी क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अतः मैं कह सकता हूं कि सवाल के लिए मेरा कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कथन जो कारण है वो कथन की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। आए भी समझ में, क्लियर। तो आज के क्लास में ये हमारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्लास में मैं और बेहतरीन सवाल और एक्सपेक्टेड सवाल लेकर आऊंगा। मैं दावा करता हूं कि एग्जाम में 1 नंबर नहीं कटेगा यदि आप सभी वीडियो को देख लोगे आराम से। तो क्लियर है, देखो, एनालाइज करो और खुद आप तैयारी करते रहो लगातार कि भाई एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है, ये आप खुद जानते हो। जब हम एग्जाम देते हैं और 1 नंबर से जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता तब हमको समझ आता है कि 1 नंबर की महत्ता क्या होता है। क्लियर है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी और नए सवालों के साथ। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद।